हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सेट्स, ठीक है, बहुत ही काम का टॉपिक है अगर देखा जाए तो जेईई मेंस के अकॉर्डिंग, है ना। तो जेईई मेंस के अंदर सेट्स के साथ सेट्स एंड रिलेशन भी आता है। सबसे पहले अपन सेट्स के बारे में देख लेते हैं। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, एक बार आइडिया हो जाता है तो अपन क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके अच्छे से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस पार्ट है, फटाफट लिख लेना। हाँ, सेट एक्चुअल में क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, ठीक है, लिख लीजिएगा। इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। They are denoted by capital letter A and B. Capital letter A, B. And elements of sets are denoted by small abc. ठीक है, अब मैं इसको समझा देता हूँ। एक्चुअली में क्या कहानी है ना, जो सेट होगा वो तो कैपिटल ए कैपिटल बी से दिखाएंगे और अंदर के जो एलिमेंट होंगे ना स्मॉल ए स्मॉल बी से दिखाएंगे। तो अक्सर ये इस तरह की लाइन आती है कि ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये है कि स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। स्मॉल ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है। इसको ऐसे बोलते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। इफ ए इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए देन वी राइट इट ए बिलोंग्स टू ए, नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, लिख लो। ठीक है, अगला पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट टाइटल लिख लेना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है, जिसमें पहला है रोस्टर और टेबुलर मेथड। रोस्टर और टेबुलर मेथड, और सेकंड है सेट बिल्डर, है ना। रोस्टर वो है जो अपन हर बार ऐसे ही यूज करते हैं, अपन रोस्टर मेथड यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन अगर इसमें आ जाए तो अपन हैरान रह जाते हैं कि क्या बोल रहा था। अभी रोस्टर क्या है, जैसे मान लो स्कूल है, तो स्कूल का अगर मेरे को सेट बनाना है तो स्कूल का सेट कैसे बनेगा? S, C, H, O, L। OL नहीं आएगा, स्कूल के अंदर स्पेलिंग में डबल OL आता है, लेकिन जब आप सेट बनाओगे तो O एक बार आ चुका है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरे को किसी ने कहा कि वोवेल का सेट बनाओ, तो मैं क्या लिखूंगा? A, I, E, O, U, ये लीजिए। जब मैं इस तरह से सेट लिखूंगा तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है, समझ में है? टेबुलर मेथड कहलाता है, ठीक है। ये वाला कौन सा मेथड है? ये रोस्टर फॉर्म है। अब सेट बिल्डर वाले में क्या होगा ना, सेट बिल्डर वाले में अपन कैसे करेंगे? सेट बिल्डर में जैसे मान लो मेरे को ये लिखना है 3 से लेकर के 12 तक, ये रोस्टर फॉर्म है। कॉमा लगा के लिखेंगे ना, जब भी कॉमा लगा के लिखेंगे ये रोस्टर फॉर्म है। इसको अगर मेरे को सेट बिल्डर में लिखना है तो कैसे लिखूंगा कि एक्स अपने आप में 3 का पहाड़ा है, सही है ना। एक्स इज इक्वल टू 3n, इसको बोलते हैं x such that x is equal to 3n where n belongs to नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर भी सारे नहीं, नेचुरल तो फिर इनफिनिट तक जाता, तो नेचुरल नंबर भी कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 4 तक। तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर 4 तक लगाते जाओ, 1 2 3 4 आता जाएगा, और 1 2 3 4 के लिए 3 6 9 12 आ जाएगा। कहानी पकड़ में आई? तो यही चीज मैंने कैसे लिख डाली? सेट बिल्डर फॉर्म में। ये कहानी पकड़ में आई, है ना। इस तरह से लिखना सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, ठीक है। आप ये कॉपी कर लें, फिर आगे चलते हैं, है ना। इसी के अंदर जैसे कुछ अगर भाई अपन ये भी एग्जांपल लगा सकते हैं, है ना, कि मान लीजिए ये जैसे किसी ने दिया सेट बिल्डर के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे किसी ने दिया x इज इक्वल टू में x सच दैट x इज एन इवन नंबर, ठीक है। ये तो कौन सा वाला फॉर्म हो गया, है ना। ये अपने आप में कौन सा फॉर्म हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मान लो किसी ने मेरे से कहा कि नहीं सर इसको तो आप रोस्टर फॉर्म में दिखाओ, तो रोस्टर फॉर्म में दिखाने के टाइम पे मैं क्या क्या दिखाऊंगा? x इज एन इवन नंबर, तो मैं अपनी तरफ से दिखा दूंगा 0 2 4 6 8 डैश डैश। बात समझ में आ गई? ऐसे भी, ठीक है ना। तो ये मतलब एक कॉमन प्रैक्टिस है कि आप इसको सेट्स को ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, है ना। हाँ जी सर, अगला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेट्स। अगला डाल लीजिएगा टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना। टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले आता है नल और एम्प्टी सेट्स।
नल और एम्प्टी सेट्स, याद होगा आपको, नल और एम्प्टी सेट जब अंदर कुछ हो ही नहीं, नो एलिमेंट इज देयर, ठीक है। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट्स, डिनोटेड बाय सिंपल कर्ली ब्रैकेट और अ फाई, या तो ऐसे दिखाएंगे या ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। अब जैसे इसके एक एग्जांपल है, ये अपने आप में, अब देखो जरा क्या लिखा हुआ है, x अपने आप में नेचुरल नंबर है, और एक ऐसा नेचुरल नंबर जो कहां से कहां के बीच है, 5 से 6 के बीच कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं, 5 खुद एक नेचुरल नंबर है, 6 खुद एक नेचुरल नंबर, बीच में कोई नेचुरल नंबर है यही नहीं, और बीच में नॉन इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर तो कोई है ही नहीं ना, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 5, इसीलिए इसको ऐसे भी बोला जाता है कि लिखा जरूर ये गया लेकिन ओवरऑल इट इज अ 5, ठीक है। नल और एम्प्टी सेट्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है, इसे वॉइड सेट भी कहते हैं, ध्यान में है ना, नल और वॉइड सेट, एम्प्टी सेट्स, ये सब नाम है, ठीक है। सिंगलटन, नेक्स्ट वाले को समझ लेना भाई, सिंगलटन क्या है, सिंगलटन माने जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जैसे मान लो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 2, दिख रहे हैं, अगर जैसे नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 2, 2 से नीचे कितने नेचुरल नंबर है, 2 के नीचे कितने नेचुरल नंबर है, एक, कौन सा, एक खुद, 0 खुद नेचुरल नंबर नहीं है भाई, 1 और 1 के आगे वाले नेचुरल नंबर होते हैं, जिसमें से भी देखा जाए तो 2 के नीचे वाले नेचुरल नंबर की बात चल रही है, तो 2 के नीचे एक ही नेचुरल नंबर है, तो दैट इज सिंगलटन सेट। तो कोई इसका आंसर अगर लिखेगा तो क्या लिखेगा 1, अगर 1 लिखेगा इसका मतलब सेट में कितने एलिमेंट आए, एक एलिमेंट आते अपन कह देंगे सिंगलटन है। अब जैसे ये है, देखो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर के अंदर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2, अगला 3, 5, 7, 11 है ना, याद है 13, 19, 17 प्राइम नंबर तो ये ना। अच्छा, इस पूरी कहानी में इवन प्राइम नंबर कौन है इकलौता, 2, तो इसका मतलब ये कि कल को कोई पूछेगा इसका सेट क्या बना 2, इसका मतलब सेट में कितने एलिमेंट आए, 1, अगर एक एलिमेंट आए तो उसका नाम क्या हो गया सिंगलटन सेट, और कोई भी ना आए तो नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट्स, ठीक है। अच्छा, एक फाइनाइट सेट, भाई सेट के अंदर अगर भाई तो एक गिनती का एलिमेंट ही हो, सेट में अगर गिनती के एलिमेंट हो, जैसे अपन ने कहा वोवेल, वोवेल्स का सेट में कितने एलिमेंट होंगे, वोवेल्स के सेट में 5 ही एलिमेंट होंगे, ए आई ई ओ यू, यही हो गया ना भाई, तो अगर ये 5 एलिमेंट है इसका मतलब दे आर फाइनाइट। लेकिन अगर किसी ने कहा सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो 0 +- 2 +-4 +-6 एंड सो ऑन, कितने, इनफाइनाइट तक। तो अगर बाय द वे किसी भी सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट है तो दैट इज इनफाइनाइट सेट। अगर किसी सेट के अंदर गिनती के एलिमेंट है ना, माने काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वो कैसे, फाइनाइट सेट, है ना। तो ए सेट हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है। फटाफट कॉपी कर लें। हाँ भाई, नेक्स्ट, ठीक है। ये अपना टाइप्स ऑफ सेट्स आ गए। टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर अगला है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट के बाद एक और टाइटल डालो, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, बस लिख लो, a set which has infinite elements, ठीक है, जिसमें a इज इक्वल टू में 1 2 3 डैश डैश लिख के छोड़ दो। अच्छा, अब जरा इधर आ जाते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट। ये ऑर्डर ऑफ सेट क्या चीज है, ऑर्डर ऑफ सेट माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन करके बताना, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट। जैसे अभी अपने ए आई ओ लिखा, उसमें कितने एलिमेंट है, 5, तो मेरे से कोई पूछेगा उसका ऑर्डर कितना है, तो मैं कहूंगा 5। अगर किसी ने मेरे से पूछा स्कूल के अंदर कितने, तो अपना स्कूल का सेट क्या था, SCHOL, उसमें कितने एलिमेंट हुए, 5, तो नंबर उसका कोई पूछे ऑर्डर कितना है, 5। जैसे यहाँ पे किसी ने लिखा 2 3 4 5, इसका ऑर्डर कितना हुआ, 4, ठीक है। तो याद रखना इसका ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो याद रखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय Na और OA, है ना, याद रखना Na और OA, ये ऑर्डर ऑफ सेट है। अच्छा, इक्वल सेट कब होगा, इक्वल सेट का मतलब जब बिल्कुल सेम टू सेम हो, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में हो, तब इक्वल सेट है, ठीक है। देखो जरा ये क्या कह रहे हैं, 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ ईच ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, जैसा ए में एलिमेंट्स है वैसे बी में एलिमेंट हो, तब कहेंगे इक्वल सेट्स है। बात समझ में आ गई, है ना। तो याद रखना, जैसे किसी ने दे दिया a इज इक्वल टू 1 2 6 7 और b में दे रखे हैं 6 7 1 2, नहीं है 1 2 6 7 6 7 1 2 एक ही बात है, दोनों सेट सेम है, बस उनके क्रमों का अंतर है। लेकिन क्योंकि क्रमों का अंतर है
है ना, उसमें 6 1 2 7 है, तो फिर सेट डिफरेंट माना जाएगा। लेकिन क्योंकि अंदर का सब सेम है इसलिए सेट इक्वल सेट्स कहलाएंगे, ए और बी आर इक्वल सेट्स। ठीक है, कॉपी हो जाए फटाफट से। हाँ जी साहब, अगली बात है। ठीक है, तो वापस ये बात समझ में आ गई ना आपको कि ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इक्वल सेट्स का मतलब दोनों सेम हो। अच्छा, इक्वल सेट्स के अलावा एक और कंफ्यूज करने वाली चीज है इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट तब होता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। जैसे अपने पास में ABCD लिखा है और उधर 1 2 3 4 लिखा है, इसमें कितने एलिमेंट है 4, इसमें कितने 4, तो इसका मतलब ये कि दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, दे आर इक्विवेलेंस सेट। ठीक है ना। हाँ, तो ये एक और चीज। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ गए अपन लोग, सबसेट एंड सुपर सबसेट। ठीक है ना, ये सबसेट और सुपर सबसेट क्या है? जैसे मान लो किसी ने मेरे को बोला कि A और B करके 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, A अपने को दे रखा है 1 2 3, क्या दे रखा है 1 2 3। अगर किसी ने कहा इसके सबसेट्स बनाओ, तो इसके सबसेट्स जो बनेंगे वो दिखा देता हूं। एक तो 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, एक 3 बनेगा, सही है, एक बनेगा 1 2, एक बनेगा 1 3, सही है ना, एक बनेगा 2 3, ठीक है ना, और एक बनेगा 1 2 3 खुद। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? 1 2 3 के कितने सेट्स, कितने सबसेट्स बन सकते हैं? इतने बन सकते हैं। एक सेट जिसमें सिर्फ 1 आता हो, तो 1 क्योंकि इसका एक भाग है, इसका एक पार्ट है, इसका एक एलिमेंट है, तो हम कहेंगे ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, और ये इसका सुपर सेट है। ये छोटू वाला जो है वो तो सबसेट है, जो इसका बाबू है वो तो सबसेट है, और जो इसका बाबूजी है वो सुपर सेट है। बात समझ में आ गई? तो सबसेट सुपर सेट। अब ये जो है ना, ये जो सबसेट, ये भी सबसेट, ये भी सबसेट, इस सबसेट में एक 1 2 3 एग्जैक्टली वैसे ही है। बात समझ में आई? जब तक ये है तब तक सबसेट है, और तब तक हम ये कहेंगे कि ये सब जो कुछ भी है, ये इनमें से किसी को भी बी नाम दे सकता हूं, इनमें से किसी को भी मैं बी नाम दे सकता हूं। तो मैं बोलूंगा बी जो है दैट इज सबसेट ऑफ ए। नहीं है? अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो एक छोटा सा काम करते हैं, तब समझ में आ जाएगी। इन दोनों में छोटा कौन है? ये कि ये छोटा कौन है? राइट वाला कि लेफ्ट वाला? अरे कौन से सेट छोटे हैं, ये वाले कि ये वाले? तो हम बोल सकते हैं B इज लेस देन इक्वल टू A। इक्वल टू कहां हुआ? ये वाला, वरना तो सारे छोटे ही थे। अब ये जो छोटा है ना, इसको थोड़ा सा अपन भौंट कर देते हैं, नहीं है समझ में? थोड़ा सा यहां तो मोटा कर देते हैं अपन, इसको मोटा करते ही क्या बन जाएगा? ये सबसेट बन जाएगा। ठीक है ना। तो B इज लेस देन इक्वल टू A की जगह अपन इसको पढ़ेंगे B इज सबसेट ऑफ A। अच्छा, जिस दिन अपन इसमें जो इन दोनों में सेम टू सेम कौन सा है? नीचे वाला। जिस दिन इसको रोक देंगे उस दिन बाकी बचे हुए लोग प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। नहीं आया समझ में? सबसेट में वो खुद भी आता है, सबसेट में सेट खुद भी आता है। जिस दिन आप सेट के एग्जैक्ट खुद वाला जो सेट होगा ना, उसको रोक दोगे तो बाकी बचे हुए सेट प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। ठीक है ना। इन केस तब ये यहां पे कैसे, तब प्रॉपर सबसेट होने पे मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। इसका मतलब समझ गए? क्या उड़ गया? इक्वल वाला पार्ट उड़ गया। इक्वल वाला पार्ट उड़ते प्रॉपर सबसेट, और इक्वल के साथ होते हुए सबसेट। ये बात यहां तक समझ में आ गई है ना? तो ये अब सबसेट और सुपरसेट। अब अगला है नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स उतने ही होते हैं जितने अंदर के एलिमेंट हो, उसकी पावर। अगर जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर n, अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो 2 to the power n उसके सबसेट्स होते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3, तो इसके 8 सबसेट्स बन सकते हैं। अगर कोई पूछेगा ना तो 2 to the power 3 सबसेट्स बन सकते हैं। मैंने 8 बन सकते थे। क्या ये 8 है? देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब 100% कोई और रह गया मार्केट में। कौन रह गया? कुछ आइडिया? 5। कहानी पकड़ में आई? 5 हर किसी का सबसेट होगा, नल सबसेट। कहानी पकड़ में आ गई? ये हो गया है ना। फटाफट कॉपी कर दें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हाँ जी, इक्विवेलेंस सेट और इसके बाद में नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स में 2 to the power n। ध्यान रहेगा। अगले वाले बता दें प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मैंने बताया था कि वो जो खुद है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो इसकी लैंग्वेज क्या है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज एलिमेंट सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ B।
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ बी, ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, राइट है, परंतु ए और बी सेम नहीं है, वो जो सेम वाला है ना वो केस नहीं आ रहा, तब हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। देन ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी, और रिटर्न कैसे होगा, ए सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अच्छा अगला इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या, जो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। द सेट इटसेल्फ एंड द एम्प्टी सेट इज इम्प्रॉपर सेट, दो जने इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, कौन कौन से, एक तो फाई वाला और एक खुद वाला। अगर किसी ने वही दे दिए तो हम कहेंगे वो दो जने जो थे ना, एक तो फाई और एक खुद, ठीक है, वो दोनों कैसे इम्प्रॉपर सबसेट है। अच्छा अब पावर ऑफ सेट पे आते हैं। पावर ऑफ सेट तो मतलब पी के इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, और एन पी एक्स का मतलब 2 to the power n होता है, वैसे काम का है नहीं, फिर भी आप लिख लो अपनी तरफ से, ठीक है। जैसे इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने अभी लिखा था ना a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अब किसी ने मेरे से कहा इसका पावर सेट बताइए, पावर सेट का मतलब सारे सेट सारे सबसेट दिखाओ। सारे सबसेट दिखाने का मतलब क्या, एक तो 5 दिखाओ। अब 1 2 3 में मैंने क्या क्या दिखाया था, एक 1 दिखाया था, एक 2 दिखाया था, एक 3 दिखाया था, एक 1 2 दिखाया था, याद आया, एक 1 3 दिखाया था, एक 2 3 दिखाया था, याद आया आपको, एक मैंने आपको 1 2 3 भी दिखाया था, याद आ गया। अब ये सब मिलाकर के अगर मैं दिखा गया तो ये पावर सेट कहलाएगा, ठीक है। पावर सेट है मतलब सारे सबसेट आपने ऐड ऑन कर दिए, ठीक है। फटाफट लिख लो, आगे चलते हैं, ठीक। अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ना, हटा लो ये सब। तो पावर सेट समझ में आ गया आपको, ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर सेट, पावर ऑफ ए सेट। अगला है देखिए सब, हर सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है, याद है ना, मैंने अभी बताया था 1 2 3 का सबसेट 1 2 3 भी है। अच्छा अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं 2 to the power n, ठीक है ना। अच्छा और प्रॉपर सबसेट्स हो सकते हैं 2 to the power n minus 1, n minus 1 का मतलब दो जनों को छोड़ के, कौन कौन से दो जनों को, एक तो फाई को और एक खुद को, उनको छोड़ दिया तो 2 to the power n minus 1, क्योंकि आपने किसको, दो जनों को छोड़ा, तो 2 to the power n minus 1 का मतलब 2 to the power n upon 2, दो जनों को छोड़ा भाई, ठीक है। अगले वाले पे आते हैं, फाई इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, फाई तो हर बार सेट सबका सबसेट है, ठीक है ना। अच्छा प्रॉपर सबसेट ऑफ फाई, फाई का खुद का प्रॉपर सबसेट डिफाइंड नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट का मतलब जो उसको खुद को ही छोड़ दे, अब फाई सबको छोड़ के आया उसको भी छोड़ देंगे, बचेगा क्या, ठीक है ना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लें फटाफट से। नेक्स्ट, रेडी, हाँ जी साहब, अगला पॉइंट है ना, अलजेब्रा ऑफ सेट। देखो अब यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब दोनों को यूनाइट करके, मैं ना यूनियन करके बोलना, जैसे 1 2 3 एक सेट है और 1 2 3 4 2 3 4 दूसरा सेट है। दोबारा सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 2 3, अगर मान लो ये आपका A है और ये आपका B है, उसका नाम क्या है 2 3 4। अब किसी ने कहा आपको A यूनियन B करो, तो यूनियन B का मतलब ये कि एक ऐसा सेट बताना है जिसमें दोनों आते हो, दोनों का कॉमन नहीं आता हो, दोनों सेट्स अपने आप को ढूंढ लें उसमें। जैसे मैं लिखता हूं 1 2 3 4, अगर मैंने 1 2 3 4 इनका यूनियन लिख दिया तो 1 2 3 क्या इसमें आता है, क्या 2 3 4 भी इसमें आता है, इसका मतलब 1 2 3 4 एक ऐसा सेट है जो दोनों का यूनियन है, जिसमें दोनों आ गए। अच्छा ये तो हुआ यूनियन, यूनियन के बाद होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन पार्ट हो। अब अगर किसी ने मेरे से इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन पूछ लिया होता, तो इंटरसेक्शन माने दोनों में कॉमन क्या है, 2 3, एग्जैक्टली, बात समझ में आई। तो ये हो गया है ना इंटरसेक्शन। अब आया डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब ये कि A बट नॉट B, इसे पढ़ते कैसे, A बट नॉट B, बात समझ में आया। इसका मतलब ये कि A के एलिमेंट हो परंतु जो B में ना हो, जो A में हो पर B में ना हो। अब देखो साहब, A में पहले वो ढूंढो जो B में भी है। A में ऐसे क्या क्या है जो B में है, 2 3, A में 2 3 है जो B में भी है। अब A बट नॉट B का मतलब ये कि जो A में है पर B में नहीं है। कौन सा ऐसी चीज है A में जो B में नहीं है, 1, तो A माइनस B इज इक्वल टू 1। कहानी पकड़ में आ गई। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब जो कॉमन पार्ट है उसे हटा करके A में से कॉमन पार्ट हटा दो। इन दोनों में कॉमन पार्ट 2 3 है,
कॉमन पार्ट को हटा दो, जो बच गया डिफरेंस ऑफ सेट्स रह गया, ठीक है ना, दैट इज डिनोटेड बाय, है ना, a माइनस बी। फटाफट से कॉपी करें, आगे चलेंगे। हाँ जी साहब, अगला ये तो अलजेब्रा ऑफ सेट का एक पार्ट में, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स के बाद में आता है, अगर डिफरेंस ऑफ सेट का यूनियन भी ले लें तो, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को ए और ऐसे डेल्टा बी के नाम से दिखाते हैं। ये अपने आप में क्या होता है ना, ए माइनस बी और बी माइनस ए होता है। जैसे मैं समझाता हूँ, अभी अपन ने एग्जांपल लिया था ए इज इक्वल टू 1 2 3 लिया था, ठीक है, और बी इज इक्वल टू क्या लिया था 2 3 4, जस्ट अभी लिया था ना। अगर मेरे से कोई पूछे ए माइनस बी क्या है, तो मैं कहूंगा ए का वो पार्ट जो बी में, पहले तो इसमें करते क्या है वो सीधे सीधे समझ लो आप। पहले सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी बताओ, इसका ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन है, दैट इज 2,3, सही है ना। अब एक काम करो, अब a माइनस बी के टाइम पे a में से कॉमन पार्ट हटा दो, क्या बच गया बताओ, 1 बच गया। अब किसी ने पूछा b माइनस ए बोलो, इसका b माइनस ए का मतलब b में से कॉमन पार्ट हटाओ, b में से कॉमन पार्ट 2 3 हटाने पे क्या बच गया 4। अब जिस दिन भी आप a माइनस बी और b माइनस ए को यूनियन करोगे, तब आपके पास में क्या आ जाएगा साहब, एक तो 1 आ जाएगा और एक 4 आ जाएगा, नहीं है। तो ये जो 1 और 4 है ना, दैट इज नोन एज ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। कहानी पकड़ में आ गई। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब जिसमें ए माइनस बी भी हो और बी माइनस ए भी हो, है ना। अच्छा, इसके सिवा कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री तो देखते ही पता चलता है। जैसे ए जो है अगर 1 2 3 है, तो 1 2 3 को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर होंगे दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस, नहीं है समझ में। जैसे मान लो ये अगर ए है ना, वेन डायग्राम में ये अगर ए है इसके अंदर, तो बाहर जितने भी है ना, बाहर की सारी दुनिया अब ए बार है या ए डैश है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कहानी पकड़ में आ गई, है ना, ऐसा, ठीक है। ये जो u माइनस ए है ना, इसमें u क्या चीज है पता है, ये दुनिया, यूनिवर्स। इस u में से ए को हटा दो, बाकी जो बच गया दैट इज ए डैश u माइनस ए, इसीलिए वो सब लिखवा जाता है ना। फटाफट इसको भी हो जाए कॉपी, ठीक है। अगला एक बहुत एक काम की चीज अचानक से देखी मैंने, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब जब ए और बी में कुछ भी कॉमन ना आए। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है जब ए और बी में से कुछ भी कॉमन ना आए, ए यहाँ हो और बी यहाँ हो, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, दिख रहा है ना, दोनों अलग अलग हैं, तब आप ये कहोगे ये दोनों सेट्स कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। फटाफट आगे बढ़े, रेडी। हाँ जी, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। देखिए ये एक्चुअली ऑपरेशंस का मतलब इसकी प्रॉपर्टीज, कोई ए यूनियन बी करे या बी यूनियन ए करे, एक ही बात है, यूनियन के टाइम पे कोई फर्क। अच्छा, उसी तरह से इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, एक ही बात है, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर भाई देवे ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा है, तो ये ब्रैकेट अभी ए यूनियन बी पे, इसको कल को शिफ्ट करा करके बी यूनियन सी पे भी लगा दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं कि इट इज एसोसिएटिव, ठीक है ना, ये एसोसिएटिविटी है, एसोसिएट कर लेते हैं दोनों, अभी ब्रैकेट इधर है या इधर है, एक की बात है ना। अच्छा, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव को मतलब समझना, ये बहुत काम की चीज है। अगर किसी ने मेरे को बोला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मान लो ऐसा दिया किसी ने, ठीक है ना, अब बड़े ध्यान से समझना। अगर किसी ने मुझे ये बोल दिया, तो पहले देखो ए का किससे यूनियन होगा, बी से, तो मैं लिख दिया ए यूनियन बी। फिर ए का किससे यूनियन होगा, सी से, ए यूनियन सी, और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगेगा। कहानी समझ में आई। इसका मतलब पहले कौन सा वाला ऑपरेशन काम करा, जो बाहर बैठा है, यूनियन हुआ हर बार। अगर मान लो यही चीज अगर ऐसा ना लिख करके ऐसा लिखा होता ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बाहर कौन बैठा है, इंटरसेक्शन, तो पहले इंटरसेक्शन होगा दोनों से, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और दोनों के बीच यूनियन लग जाएगा, ठीक है ना। ये जो चीज है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा पहले बाहर वाले का होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में यूनियन लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह से डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि जब भी ए यूनियन बी का डैश निकालो, डैश माने कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या करोगे, दोनों पे डैश डैश और अंदर वाला साइन चेंज, दोनों पे डैश डैश अंदर वाला साइन चेंज, दोनों पे डैश डैश अंदर वाला, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन। कहानी पकड़ में आ गई। ये डी मॉर्गन्स लॉ बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज, ठीक है ना, ये बहुत काम की चीज है डी मॉर्गन्स। फटाफट कॉपी करें।
हाँ जी, नेक्स्ट अगला, ठीक है, कंपोनेंट लो। ये ए का अगर उसके खुद के बाहर से यूनियन करोगे, ठीक है ना, यूनियन करना माने जोड़ के बोलना। अब ए का उसके बाहर से यूनियन करने मतलब ए ये खुद अंदर वाला और ए बार माने बाहर वाला, ये दोनों ही जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्स ही आ गया पूरा। तो ए यूनियन ए बार इज इक्वल टू यूनिवर्स। अच्छा, जबकि ए और ए बार में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं। कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं। ये अंदर बैठा वो बाहर बैठा है। अरे ए बार कहां है, बाहर वाला है, जितना भी है ना ये सारी दुनिया ए बार है इस गोले के बाहर, सही है ना। तो इन दोनों कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो 5। अच्छा, जबकि किसी ने पूछा ए बार का दोबारा बार कितना हो गया, तो ए माने जो ए बार नहीं है वो ए है भाई। ए बार का बार माने जो ए बार नहीं है, बार माने नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री माने नहीं, ए बार माने जो ए नहीं है, जो ए बार का बार है माने जो ए बार नहीं है, तो माने ए है। बात समझ में आ गई। वैसे ही है ना, आइडम्पोर्टेंट लॉ, ए और ए का इंटरसेक्शन ए होता है, ए और ए का यूनियन भी ए ही होता है, ठीक है। अच्छा, ए और 5 का इंटरसेक्शन, ए और 5 का यूनियन, यूनियन इंटरसेक्शन तो 5 होगा, यूनियन क्या होगा, ए होगा। ए और यूनिवर्स का यूनियन यू होगा, ठीक है ना। और कॉमन लोगे 5 और ए में तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। और ए और उसमें यूनियन करोगे तो ये आएगा, ठीक है। ये क्या बोल पड़ा, कॉमन, इसमें ए और यूनियन इसमें कॉमन लोगे तो ये आएगा, है ना। बस कॉपी कर लेते हैं फटाफट से, नेक्स्ट। हालांकि ये सब काम के नहीं थे, आगे चलते हैं। एक मिनट। हाँ भाई, अब वैसे कुछ काम का नहीं, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आप चाहें तो कॉपी कर लें, ठीक है। फिर ये फिनिश है।